फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 12th एनसीईआरटी फिजिक्स में एक इंपॉर्टेंट एंड कहे महा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो है हमारा विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में। इस अक्षीय स्थिति को हम अनुदैर्ध्य स्थिति भी बोलते हैं। कौन सी स्थिति बोलते हैं? अनुदैर्ध्य। ठीक है, अनुदैर्ध्य स्थिति, अनुदैर्ध्य स्थिति। ठीक है, तो अक्षीय स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ई की गणना करनी है। ठीक है, कौन सी स्थिति में? अक्षीय या फिर अनुदैर्ध्य स्थिति। अक्षीय और अनुदैर्ध्य एक ही स्थिति होती है, और ये किसके कारण हमें करना है? विद्युत द्विध्रुव के कारण करना है। इस विद्युत द्विध्रुव के कारण हमें ये तीव्रता की गणना करना है, कैलकुलेशन करना है। तो बड़ा इजी है मेरे भाई, आप बहुत अच्छे से पहले समझ लीजिए कि ये अक्षीय और अनुदैर्ध्य स्थिति क्या होती है। क्या? विद्युत द्विध्रुव है पूरा कारण। वो पूरा मेन जो जड़ है परिवार का या फिर मुखिया है, वो क्या है? हमारा विद्युत द्विध्रुव। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? एक विद्युत द्विध्रुव को तो बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो विद्युत द्विध्रुव क्या होता है मेरे भाई? क्या होता है? जब दो आवेशों को, जब दो बराबर और विपरीत आवेशों को, जैसे मान लिया हमने कि ये हमारा क्या है? माइनस क्यू आवेश है और ये हमारा क्या है? प्लस क्यू आवेश। अब ये क्या है? दो बराबर आवेश हैं और विपरीत आवेश हैं। देखो, ये माइनस है और ये प्लस है, विपरीत हो गए और बराबर है। ठीक है, तो क्या होता है? जब दो बराबर और विपरीत आवेशों को एक दूसरे से अल्प दूरी 2l, ये एक दूसरे की क्या है? अल्प दूरी है, जो हमारी क्या है? 2l, एक दूसरे से अल्प दूरी पर व्यवस्थित कर दिया जाता है, तो ये हमारा क्या बन जाता है? विद्युत द्विध्रुव। क्या बन जाता है? विद्युत द्विध्रुव। अब इस विद्युत द्विध्रुव के कारण हमें अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो इसकी अक्षीय स्थिति क्या होती है, ये तो पता होना चाहिए, है ना? तो मेरे भाई, इसी के अक्ष पर, इसी के अक्ष पर मतलब इसी रेखा में जो अक्ष होता है वो अक्षीय होता है, या फिर यहां से इसी रेखा में जो, देखो यहां पर इसी रेखा में जो अक्ष होता है उसे बोलते हैं हम अक्षीय या फिर अनुदैर्ध्य, क्योंकि एक ही अक्ष पर, अक्षीय का मतलब एक ही अक्ष पर। ठीक है, तो विद्युत द्विध्रुव के ही अक्ष में जो अक्ष होता है उसे हम बोलते हैं अक्षीय स्थिति या फिर अनुदैर्ध्य स्थिति। ठीक है, तो मुझे इसी कहीं, यही कहीं इसी अक्ष में विद्युत द्विध्रुव की, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना हमें करनी है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए हम मान लेते हैं ये जो ए बी है, मतलब इसको नाम दे देते हैं, ये ए है और ये हमारा कोई क्या है? बी है। तो ये ए बी क्या है? एक विद्युत द्विध्रुव है। इसका हमें कोई केंद्र मानना पड़ेगा, तो इसका हमने कोई केंद्र मान लिया। इसका केंद्र क्या है? मान लिया हमने ओ है। क्या है? केंद्र ओ है। तो विद्युत द्विध्रुव ए बी है, जिसकी केंद्र ओ, जिसका जो केंद्र दिख रहा है, इस केंद्र ओ से हमें कुछ दूरी पर, हमें कुछ दूरी माननी पड़ेगी, क्योंकि हमें जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है उस बिंदु की हमें दूरी तो पता होना चाहिए ना, तभी तो हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके केंद्र ओ से हमने क्या किया? आर दूरी पर एक बिंदु को हमने मान लिया पी। एक बिंदु हमने क्या मान लिया? पी मान लिया। ये कोई बिंदु है जिसको हमने कर दिया पी। ठीक है, क्या है ये? पी। और इस पी पर हमें क्या करना है? इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई की हमें क्या करना है? गणना करना है। ठीक है, अब ई की गणना करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ई की गणना कर लेंगे। लेकिन मेरे भाई, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग आवेशों के कारण अलग अलग होती है। देखो, यहाँ पर कितने आवेश हैं? एक माइनस क्यू भी आवेश है, एक प्लस क्यू भी आवेश है। तो ये दोनों आवेशों के कारण ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग होगी। प्लस क्यू के कारण अलग होगी, माइनस क्यू के कारण अलग। ठीक है, तो अगर हम इस बिंदु पी पर प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने की सोचें, तो वो हम मान लेते हैं क्या है? वो हम मान लेते हैं E1 है। क्या है? E1 है। ठीक है, तो ये हमने मान ली E1। ठीक है, और इसकी जो दिशा होगी E1। ठीक है, E1, और जो इसकी दिशा होगी वो होगी बीपी दिशा में, मतलब यहां से यहां की ओर, आपको दिख रही ना, बाहर की ओर, बीपी दिशा में। ठीक है, तो यहां पर आप चाहे तो लिख भी सकते हो बीपी दिशा में। ठीक है, अब क्योंकि ये प्लस क्यू है तो इसको बाहर की ओर मान लिया हमने। ठीक है, अब इसी माइनस क्यू के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें, तो
उसकी जो दिशा होगी वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि ये प्लस क्यू के कारण बाहर की ओर है तो माइनस क्यू के कारण अंदर की ओर हो जाएगी, क्योंकि आवेश अलग अलग है ना, विपरीत है ना। ठीक है, तो माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करें तो वो हो जाएगी अंदर की ओर। ठीक है, मतलब वो हो जाएगी पी ए दिशा में। देखो ये पी है और ये क्या है, ए, तो ये पी ए दिशा में। ठीक है, और ये हम मान लेते हैं क्या है, हमारी E2 है। क्या है, E2। अक्षीय आप समझ गए, और इसके कारण हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है, तो ये इसका बेसिक थोड़ा सा डायग्राम बन गया। ठीक है, अब जिस बिंदु के कारण, जिस आवेश के कारण हमें जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है उसकी हमें दूरी की आवश्यकता होती है, क्योंकि हमें जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है इसका फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q/r², मतलब दूरी की जरूरत होती है। एक आवेश जिसके कारण कर रहे हैं वो आवेश, और उस आवेश और उस बिंदु के बीच की दूरी, तो दूरी की जरूरत होगी। तो इसके लिए देखो प्लस क्यू के कारण कर रहे हैं तो प्लस क्यू और पी के बीच की दूरी आपको पता होना चाहिए। देखो ये दूरी क्या है, 2l, ये इसका केंद्र है, तो ये हाफ इसका क्या हो गया, l, और हाफ इसका क्या हो गया, l, तो ये l और l हो गए। अब यदि हम कहें कि साहब आप बी और पी के बीच की दूरी हमें बता दीजिए, तो आप बिल्कुल सर बता देंगे, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी। कहेंगे सर ये टोटल दूरी इधर से इधर तक की कितनी है, r, और इस टोटल r में से आप इतनी दूरी जो है उस दूरी को आप घटा देते हो तो आपको ये बीच की दूरी बीपी की दूरी प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि ये टोटल दूरी कितनी है r और इतनी दूरी कितनी है l, तो इस टोटल r में से इस l को घटा दोगे तो ये दूरी निकल जाएगी। ठीक है, मतलब अगर हम आपसे कहें कि बताओ आप b और p के बीच की दूरी क्या है, तो आप कह दोगे सर यदि जो टोटल r है इस टोटल r में से इधर तक का, ठीक है, इसमें से आप इतनी दूरी घटा दो, ये इतनी दूरी कितनी है l, ठीक है, इतनी दूरी कितनी है l, ठीक है, तो इस l दूरी को हम घटा देंगे तो हमें ये बीपी के बीच की दूरी मिल जाएगी। तो बीपी के बीच की दूरी मिल गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें क्या करना है, देखो माइनस क्यू के कारण भी तो किया है, तो माइनस क्यू कहां पर है, ए पर, तो ए और पी के बीच की दूरी चाहिए। तो देखो इधर से इधर तक की दूरी कितनी है, एल, और ये दूरी कितनी है, इधर से इधर तक की दूरी कितनी है, आर, और ये इधर से इधर तक की दूरी कितनी है, एल। तो R में आप किसको जोड़ दो, L को जोड़ दो, तो ये हो जाएगी आपको P से A तक की दूरी। ठीक है, आपको यहां पर मैं करके दिखा दे रहा हूं। ठीक है, ये बिंदु रहा हमारा, ठीक है, ओके, चलो, है ना। तो हमें कौन सी दूरी चाहिए है, हाँ हमें ये चाहिए P से A की। ठीक है, तो इतनी कितनी है L इधर से, और इधर से कितनी है R। ठीक है, तो R में हम किसको जोड़ देंगे, L को जोड़ देंगे, तो हमें P और A के बीच की दूरी ये जो है ना प्राप्त हो जाएगी। तो ये हमारा जो है ना काम खत्म, ये हमारा डायग्राम टोटल जो है ना वो बन चुका है। यही डायग्राम आपको एक एक चीज समझाकर मैंने आपको बनाया, बस। अब इसकी हल्की सी आपको थ्योरी लिखनी है, मतलब जो आपने डायग्राम में बनाया है वही आपको इसकी थ्योरी लिखनी है। ठीक है, तो देखो अब थ्योरी दिखाता हूं मैं आपको। तो दोस्तों हमें इतनी सी थ्योरी लिखनी है। देखो हमने क्या किया, माना ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है, तो ये मान लिया, ठीक है, जिसके केंद्र O से, इसका केंद्र O है, इससे R दूरी पर, देखो ये R दूरी पर एक बिंदु हमने क्या मान लिया, P मान लिया, और जिस पर हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, जो E आपको दिख रहा है, इस E की आपको गणना करनी है, बस ये मान लिया। अब E की गणना आप ऐसे ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि आवेश आपके पास दो हैं, तो एक बार आप प्लस के कारण निकालोगे, एक बार माइनस के कारण निकालोगे। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, आप देखो आप लिखोगे अब प्लस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण विद्युत, अब शॉर्ट में लिख दे रहा हूं थोड़ा सा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E1, क्या है, E1। ठीक है, तो आप ये लिख दोगे E1 वेक्टर, क्योंकि E1 ही माना है, तो E1 वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, देखो अब E1 वेक्टर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0 Q/r², यही होता है ना। ठीक है, तो 1/4πε0, ठीक है, सेम रहेगा 1/4πε0। ठीक है, इसके बाद Q, तो हमने किसके कारण, प्लस Q के कारण की है, तो यहां पर आप लिख दोगे प्लस Q अपॉन
आर स्क्वायर क्या होती है? दूरी, ठीक है। तो प्लस क्यू और पी के बीच की दूरी क्या है? तो प्लस क्यू और पी के बीच की दूरी जो है वो आर माइनस एल है, हमने निकाली थी ना, निकालना आपको बताई थी। तो आप ये लिख दोगे आर माइनस एल, ठीक है। इसका स्क्वायर है तो ये स्क्वायर, इसको आप दे दोगे समीकरण नंबर 1, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे आप समझोगे, देखो माइनस प्लस क्यू के कारण निकाल लिया, और इसकी एक काम करना, आप इसकी दिशा और लिखना है। इसकी दिशा क्या है? देखो इसकी दिशा बी से पी की ओर है, बाहर की ओर है, तो आप लिख देना बी पी वेक्टर दिशा में, ठीक है। ये हो जाएगा आपका फिनिश, ठीक है। अब इसके बाद आप क्या करोगे? माइनस क्यू आवेश के कारण लिखा हुआ, ठीक है। तो आप लिख दोगे माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो माइनस क्यू के कारण क्या है? E2, और जो कहां की ओर है? अंदर की ओर है, ठीक है। तो आप लिख दोगे ये E2 वेक्टर, ठीक है। क्या लिख दोगे? E2 वेक्टर। क्या आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा है? कोई प्रॉब्लम नहीं है? देखो E2 वेक्टर, तो E2 वेक्टर बराबर हमारा क्या हो जाएगा? देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब ये माइनस क्यू के कारण है तो ये लिख दोगे माइनस क्यू अपॉन, अब आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर क्या है? दूरी। तो ए और पी के बीच की दूरी कितनी है? आर प्लस एल, ठीक है। तो ये लिख दोगे आर प्लस एल का होल स्क्वायर, इसको आप दे दोगे समीकरण नंबर 2। और इसकी दिशा क्या है? पी से ए की ओर, ठीक है। तो लिख दोगे पी ए वेक्टर दिशा में। ये आपका सिंपल सा हो गया, ठीक है। ये हमारी E2 निकल गई। अब E1 भी निकल गई हमारी, अब हमारी E2 भी निकल गई, ठीक है। लेकिन हमें तो मेरे भाई किसकी गणना करनी है? हमें किसकी गणना करनी है? हमें गणना करनी है E की, E1 और E2 की नहीं, हमें केवल E की गणना करनी है। तो उसके लिए आप क्या लिखोगे? देखो इसके लिए, देखो हमें, आप इसके लिए एक लाइन लिखोगे, ठीक है। तो क्या लिखोगे? किंतु बिंदु P पर E1 वेक्टर व E2 वेक्टर दो तीव्रताएं हैं जो एक दूसरे से कैसी है? विपरीत है। ये इधर की ओर है तो ये इधर की ओर है, ठीक है। जो एक दूसरे से विपरीत हैं, ठीक है। तब आपको क्या निकालना है? परिणामी तीव्रता E की गणना करना है, ठीक है। तब परिणामी तीव्रता, ठीक है। तो परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगी? देखो E1 और E2 जो है ना विपरीत दिशा में है, तो यहां पर जो परिणामी तीव्रता E जो होगी वो इनका क्या हो जाएगी? अंतर हो जाएगी। इनका क्या हो जाएगी? अंतर। और ये परिणामी बोला है तो हम इन दोनों सब का क्या लेंगे? परिमाण ले लेंगे, ठीक है, ठीक है। तो ये E1 वेक्टर का, सॉरी E का परिमाण, और ये इनका अंतर है, तो ये E1 वेक्टर का परिमाण, और ये माइनस आपका हो जाएगा E2 वेक्टर का परिमाण, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? चलो अब देखो परिमाण हटा, देखो परिमाण का मतलब होता है, परिमाण का क्या मतलब? परिमाण का मतलब ये होता है कि सब आपको धनात्मक लेना है, इसमें आपको कुछ भी जो है ना वो ऋणात्मक नहीं लेना, सब आपको क्या करना है? धनात्मक लेना। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। जैसे मान के चलो, देखो ये तो धनात्मक है ही, अब देखो यहां पर ये ऋणात्मक है, तो अब ये ऋणात्मक नहीं लेना। क्यों? क्योंकि आपने क्या ले लिया? परिमाण ले लिया, परिणाम ले रहा है, परिमाण तीव्रता निकाल रहा है, परिणामी, ठीक है। तो इसमें सब कुछ धनात्मक लेना होता है, ठीक है। हाँ, तो देखो E हमारा, देखो इसका परिमाण हटा देंगे तो ये हो जाएगा आपका E, पहले हटा देते हैं, और ये हमारा जाएगा E1, और ये हमारा हो जाएगा E2। ध्यान रखना है सब कुछ आपको धनात्मक लेना है, ठीक है। अब देखो वैल्यू पुट करो। E1 की वैल्यू क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन ये क्या? देखो R माइनस एल, तो R माइनस एल का स्क्वायर, ठीक है। अब E2 की वैल्यू कितनी है? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है। अब देखो माइनस क्यू है लेकिन परिमाण ले रहा है ना, तो परिमाण ले लिया ना, तो माइनस कुछ नहीं, सब प्लस लेना है, ठीक है। तो माइनस की जगह भी क्या हो जाएगा? ये प्लस, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा?
आर प्लस एल का स्क्वायर, ठीक है। आप आगे देखो 1/4πε0 और क्यू इसमें कॉमन आ रहा है, तो आप क्या कर दो इसमें क्यू को और ये 4πε0 को कॉमन ले लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका अंदर क्या बचेगा 1, ये आर माइनस एल का स्क्वायर और ये इधर पे क्या बचेगा आर प्लस एल का स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम है? ठीक है। आगे आगे आपको क्या करना है मेरे भाई, देखो यहां पर आपका इसका एलसीएम लेना है। देखो ये एलसीएम बन जाएगा, तो एलसीएम लेंगे तो देखो बटे में अलग अलग है तो इनका क्या कर देते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये चला जाएगा इधर और ये चला जाएगा इधर, ठीक है। तो ये क्यूब अपॉन 4πε0 तो रहेगा ही, ठीक है। ये इधर जाएगा तो आर प्लस एल का स्क्वायर, ठीक है। अब ये इधर जाएगा तो आर माइनस एल का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन। अब देखो एक चीज आपने पढ़ के रखी है, यदि आपको पता होता है a प्लस बी और a माइनस बी लिखा होता है तो आप क्या लिख देते हो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपने ये सूत्र 10th से 9th से पढ़ के रखा होगा, बल्कि 8th से पढ़ के रखा है, ये चीज आपको पता है। तो यदि ऐसा हम कहें एक सेकंड के लिए इसका स्क्वायर हटा दें हम, ठीक है, तो ये हो जाएगा आर प्लस, देखो a प्लस बी का फॉर्म हो जाएगा और ये a माइनस बी का, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं आर स्क्वायर और ये एल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो इस पर लेकिन स्क्वायर है, उसको तो हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, तो आप इस पे स्क्वायर चढ़ा दोगे, कोई प्रॉब्लम? ठीक है। अब यहाँ पर दिख रहा है क्या अच्छे से, एक बार चेक कर लो, ठीक है। तो देखो ये आपका क्यू ये 4πε0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसका स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है ना, ठीक है। तो आप यहाँ पर स्क्वायर ओपन कर दो, a की जगह कौन है r, तो ये r स्क्वायर, b की जगह कौन है l, तो ये l स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab तो 2rl, ठीक है। ये माइनस लगा रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब a माइनस बी का स्क्वायर लगाओ, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, यहाँ पर केवल माइनस से जाता है, ये होता है ना, ठीक है। लेकिन अब इसको मैं हटा रहा हूँ क्योंकि जगह कम है ना, ठीक है। तो देखो अब ये साथ में माइनस को, हाँ चलो ब्रैकेट लगा दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये आर स्क्वायर और ये आपका एल स्क्वायर और ये माइनस का हो जाएगा 2rl, यही होगा ना, ठीक है। चलो लेकिन यदि मैं एक स्टेप को यहाँ पर गोल करूं, इस माइनस का मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये माइनस का हो जाएगा, यहाँ पर ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस है, सॉरी ये माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस, तो ये वाली कंडीशन यहाँ पर बन जाएगी, ठीक है। ये आर स्क्वायर और ये हमारा एल स्क्वायर का ये आपका होल स्क्वायर, देखो प्लस आर स्क्वायर प्लस आर, सॉरी माइनस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये कैंसिल, तो ये 2rl और ये आपका 2rl, तो ये हो जाएगा आपका 4rl, तो ये आपका अकेला बचेगा, ठीक है। बाकी ये सब हो जाएगा, ठीक है। तो इतना तो आप समझ गए हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ठीक है। यहाँ पर भी दिख रहा है, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर, अब देखो ये आपका Q हो गया और ये आपका 4πε0 और हमारे पास देखो 2rl और 2rl कितना हो गया आपका 4rl, ठीक है। और ये आपका क्या है आर स्क्वायर और ये आपका एल स्क्वायर, ठीक है, सॉरी आर स्क्वायर और एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आपका बचा है, कोई प्रॉब्लम? ये जो आपका निकल के आया है वो आपका ई निकल के आया, लेकिन अभी आपका पूरा सॉल्व नहीं हुआ है, आपको कुछ थोड़ा सा सॉल्व इसमें और करना है, ठीक है। तो मेरे भाई इसके लिए क्या मैं इसको हटा दूं? देखो ये तो आप सब समझ गए हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसको मैं अब हटा रहा हूं, ठीक है। चलो आगे हम क्या कर रहे हैं, देखो इसी को सॉल्व कर रहे हैं, इसको जो है ना हम तोड़कर रख रहे हैं और क्यू को इसके पास में लेके आ रहे हैं, ठीक है। अब देखना थोड़ा सा, हमने ई बराबर लिख दिया, ई बराबर, ठीक है, इस क्यू को हम इधर ले जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका 1/4πε0 बचेगा, ठीक है। अब हमने इस क्यू को हम लिख रहे हैं 4rl के साथ, ठीक है, तो ये लिख दिया ये क्यू, ठीक है। अब जो 4rl है, क्या इसको हम 2rl, ठीक है, या फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ये जो आपका जो 4 है, इस 4 को हम 2 और 2 में डिवाइड कर रहे हैं, 2 और 2 में हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो 2 और 2 में डिवाइड करेंगे तो ये जो 1 2 निकलेगा, 1 2 निकलेगा उसको हम दे रहे हैं, ठीक है। हाँ 1 मिनट है, ये 2 आपके 2 निकले, 2 × 2 4 हो गया, ठीक है। तो ये देखो 1 2 को हम दे रहे हैं किसके साथ, इस l के साथ, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2l। अब हमारे पास 2 और r और बचा, तो ये हमने लिख दिया × 2r, ऐसा हम लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 और ये r है, ऐसा हमने थोड़ा सा इसको कनेक्शन कर दिया, ठीक है। ये q था इधर से ले लिया, ये 4 था, 2 × 2 कर लिया, तो 1 2 को हमने l के साथ दे दिया और 1 2 को हमने दे दिया r के साथ, ऐसा हमने कर दिया, ठीक है। और अपॉन में हमारा क्या चल रहा है, r स्क्वायर और ये आपका l स्क्वायर का होल स्क्वायर,
कोई दिक्कत। अब देखो ये तो आपको पता है ये चीज क्या होती है, तो देखो ये Q इंटू 2L बराबर आपका P होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये तो आपके पढ़ के रखा है, ठीक है। तो ये E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और ये हो जाएगा P, है ना, और ये आपका हो जाएगा 2R, क्या हो जाएगा 2R, ठीक है। अब एक चीज आपको यहां पर करनी है, देखो आपका ये R है, ये R है, और देखो ये तो अल्प दूरी है, और ये अल्प दूरी को और भी आधा कर देंगे देखो तो और ज्यादा अल्प बचेगी, मतलब ये कहें कि R की तुलना में जो L दूरी है बहुत कम है, बहुत कम है। तो आपको क्या करना है, R इज ग्रेटर एंड मोर ग्रेटर देन किससे, L से, ठीक है। तो जो L है उसकी वैल्यू हम क्या रख देंगे, शून्य रख देंगे, ठीक है। L की वैल्यू हम क्या रख देंगे, शून्य। यहाँ पर जगह कम होने के कारण आपको बता रहा हूं, बाकी आप अपनी कॉपी में बहुत जगह होगी, आप अच्छे से लिख सकते हो, ठीक है। तो L की वैल्यू यदि हम शून्य कर देंगे तो ये R स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू आपकी शून्य हो गई, तो आपका ये बचेगा, बोलो बचेगा। अगर एक स्टेप को यहां पर गोल करें, जीरो का कोई मतलब नहीं है, तो ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर तो चढ़ा है, ठीक है। तो यहां पर हमारा ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है। ये आपका हो जाएगा P इंटू 2R और ये आपका आर स्क्वायर और स्क्वायर, तो ये R की पावर 4, तो एक R से एक R काट दो, कितने बचे 3। ये अभी हमारा फाइनली क्या हो गया, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और ये आपका 2 को आगे लिख दो तो 2P/RQ, जो आपकी अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी ना मेरे भाई, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। एक एक चीज को मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, आप चाहो तो फिर से आपको इसको डबल से देख सकते हो और अच्छे से इसको समझ सकते हो। मुझे तो लग रहा है कि क्लियर है। अगर कोई डाउट फिर भी रह रहा है आपको तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और बिल्कुल बताएं, ठीक है। थोड़ा सा नीचे ही कैमरा करके रखो ताकि इनको सब देख सके, ऊपर का तो सब समझ में आ गया, ठीक है। कमेंट में कमेंट करें और बिल्कुल हमें बताएं कि सर हमें ये डाउट है, तो बिल्कुल हम 101% इसको आपको सॉल्व कराएंगे। और हर कमेंट में आपकी देखता हूं, ऐसा मत सोचिएगा कि आप कमेंट करते हो तो हम देखते नहीं है। जो कमेंट रिप्लाई करने लायक होती है हम उसी का रिप्लाई करते हैं। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में हम निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट करेंगे। थैंक यू।